यदि आप 12 क्लास में हैं और आप भी इस बार एग्जाम्स देने वाले हैं और इंग्लिश पेपर को लेकर आप टेंशन में हैं, तो डोंट वरी, आज से हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम डोज सेशन। इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे आपके इंग्लिश पेपर में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वह आपके रेनबो पार्ट 2 की पोएट्री सेक्शन में यानी कविता वाली सेक्शन में पहला लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह एक लव सॉन्ग है। लव का मतलब आप समझ पा रहे हैं प्रेम, और सॉन्ग का मतलब गीत, यानी यह एक प्रेम गीत है जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। जॉन डन जब अपनी पत्नी से दूर, अपनी बिलव्ड से दूर जर्मनी जा रहे होते हैं एक अभ्यास में, दूर होने का अभ्यास में, तो उसी दरमियान जितनी भी इन दोनों के बीच बातें हुई हैं वही बात हम लोग लव सॉन्ग के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक से चूंकि बात हुई है तो सारे इंपॉर्टेंट बातों को ही इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेम ऑफ द पोएम क्या है। तो इस कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ध्यान रहे कि यहाँ जो गो का स्पेलिंग लिखा हुआ है ये ओल्ड इंग्लिश की है। आज हम लोग गो लिखते हैं लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसको GOE लिखा जाता था, तो इसी तरह आपकी किताब में भी दिया गया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये आपका पोएम का नाम है। टाइप अगर इसका पूछा जाए तो ये लव सॉन्ग है। पोएट कौन है यानी कवि कौन है, तो कवि है जॉन डन। इनको मेटाफिजिकल पोएट या फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट या फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है। इनका जन्म होता है 1572 में लंदन में, और एक रोमन कैथोलिक फैमिली में होता है, ठीक है। इनकी डेथ, मृत्यु 1631 में होती है, 1631 में होती है। ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। इसका मतलब हुआ कि इनको बल दिया गया था, जबरन निकाला गया था बिना किसी डिग्री का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक ना। क्योंकि उस समय, जिस समय ये पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर गए थे, वहाँ का जो जगह था वह इनके एंटी में था, इनके धर्म के एंटी में था, एंटी कैथोलिक था। क्योंकि ये कैथोलिक हैं तो उस समय इंग्लैंड जो था एंटी कैथोलिक था, ठीक है। ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। ही बिकम प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, तो ये एक उपदेशक बन जाते हैं 1615 में, 1615 में, एट द एज ऑफ 42। यानी जब ये उपदेशक बनते हैं, प्रीचर बनते हैं, उस समय इनकी उम्र 42 है, 42 बरस है, ठीक है। ये सारा आपके MCQ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। हिज वाइफ और बिलव्ड, बिलव्ड का स्पेलिंग हो जाएगा, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, BELOVED कहीं है, देखिए यहाँ पर है। तो हिज वाइफ और बिलव्ड एने मोर है, इनकी पत्नी का नाम एने मोर है, ठीक है। इन द टाइटल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव स्टैंड फॉर, यानी ये क्वेश्चन, ये लाइन ये बताना चाह रहा है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया है, इसमें स्वीटेस्ट लव ये जो आया हुआ है ये किसके लिए है, तो ये इनकी वाइफ या इनकी पत्नी के लिए। जॉन डन अपनी पत्नी के लिए प्रयोग किए हैं स्वीटेस्ट लव, इसका मतलब होता है सबसे प्यारी प्रेमिका, ठीक है। इन द टाइटल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी फिर इसी टाइटल की बात हो रही है कि चलिए स्वीटेस्ट लव तो प्रयोग हुआ है पत्नी के लिए, ये प्रयोग किए अपनी पत्नी प्रेमिका के लिए। फिर ये आई किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आई का प्रयोग किया गया है जॉन डन के लिए। किसके लिए, जॉन डन के लिए, यानी आई स्वयं जॉन डन अपने लिए किए हैं, ठीक है। जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। वेल नोन का मतलब प्रसिद्ध है ना, तो जॉन डन प्रसिद्ध हैं के लिए, किसके लिए, तो हिज यानी अपनी सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए, गीत, और वह गीत जो 14 लाइन की होती है। सोनेट मतलब 14 लाइन वाली कविता। सैटरीज एंड द इलेजी, सैटरीज मतलब होता है व्यंग्यात्मक कविता, ठीक है, व्यंग्यात्मक कविता। और इलेजी का मतलब होता है शोक गीत। सेरमन का मतलब होता है उपदेश वाली कविता। तो इन सब चीजों के लिए इनको प्रसिद्ध माना गया है, ठीक है। पोएट ऑफ द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, अब ये जो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड है, माइंड्स है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर इसी चैप्टर से यानी इसी कविता से
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कंपेयर किया गया है, तो इसीलिए ये लाइन इस कविता में इंटर हो गया है। तो आपको ये याद करना है कि अगर ये पूछ दिया जाए कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड कौन लिखा है, तो आप बताएंगे शेक्सपियर। और द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से कंपेयर किसको की गई है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो आपकी कविता है। चलिए आगे कविता के थीम को यहाँ पर हम लोग समझें शॉर्ट में, चूंकि बड़ा कविता है और अगर आप चाहते हैं डिटेल में अध्ययन करना, पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ें, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। कोई भी चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा ऐप जो है, हमारा जो ऐप है केपी इंग्लिश एकेडमी के नाम से, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। इंग्लिश और हिंदी की संपूर्ण तैयारी होगी, कोर्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जब आप जाएंगे ऐप इंस्टॉल करके तो आपको ऑनलाइन क्लासेज जो 4-12 क्लास लिखा हुआ है, कोर्स आपको 499, कोर्स फी 499 दिखाएगा, लेकिन अभी ऑफर में 99 रुपया लगा हुआ है, आप बाई कर सकते हैं और आप घर बैठे इंग्लिश और हिंदी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। थीम ऑफ द पोएम, यानी जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या कथा वस्तु है? तो ट्रू लव यानी सच्चा प्रेम और जुदाई, सेपरेशन की बात की गई है। इस कविता में कवि एक यात्रा पर जर्मनी जा रहे होते हैं और अपनी रोती हुई पत्नी, पत्नी कौन है? एनेमोल, अपनी रोती हुई पत्नी को दिलासा देते हैं। इस कविता में 5 स्टेंजा है, यानी 5 इसमें पंक्ति है। फर्स्ट स्टेंजा में कवि अपनी पत्नी को आश्वासन देते हैं कि वह उनसे उबकर या किसी अन्य कारण से नहीं जा रहे हैं, बल्कि वह मौत का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। वह जानते हैं कि एक न एक दिन मौत आएगा और दोनों में से किसी एक को अलग करेगा। अलग तो दोनों हो जाएंगे, लेकिन पहले किसी को एक ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों एक ही साथ मर जाएंगे, पॉसिबल है लेकिन बहुत कम, तो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है। अब यहाँ पर देखा जाए तो वह क्या करे कि मौत के पूर्वाभ्यास के लिए जर्मनी जा रहे हैं, मतलब वो दूर होने का एक नाटक कर रहे हैं, एक रिहर्सल कर रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेंजा में ऐसा बात करते हैं। सेकेंड स्टेंजा में वे अपनी तुलना सूर्य से करते हैं और सूर्य की तुलना करके वो अपनी पत्नी को ये दिलासा देते हैं कि जिस प्रकार सूर्य वापस आ जाता है हर दिन, उसी प्रकार हम जा रहे हैं जर्मनी, तो तेज गति से हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। थर्ड स्टेंजा में इंसानी कमजोरी को वो दर्शाते हैं, बताते हैं कि मनुष्य इतना कमजोर होता है कि दुख के पल को और बढ़ा देता है, और जबकि सुख का समय होता है तो उसमें एक पल भी जोड़ नहीं पाता है। फोर्थ स्टेंजा में जुदाई के दर्द यानी अलग होने की दर्द और अपनी पत्नी के आंसुओं के असर को इन्होंने बयां किया है। लास्ट स्टेंजा जो है 5वां स्टेंजा, इसमें अमर मिलन की बात करते हैं, कभी ना अलग होने की वादे को व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट में पूरा स्टोरी हो गया, एक तरह से लव सॉन्ग का। आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है, जैसे हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप चाहे तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ऐसे आप लोग को पता हो गया है कि कौन पोएट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, तो आंसर होगा जॉन डन। पोएट कौन है? जॉन डन। अगला क्वेश्चन आता है कि जॉन डन इज खाली जगह पोएट, मतलब जॉन डन किस तरह के कवि हैं? तो मेटाफिजिकल है। कैसे हैं? मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक या सैद्धांतिक कवि। पोएट कंपेयर्स यानी कवि तुलना करते हैं अपनी जर्नी की यात्रा की, किससे करते हैं? तो सन से, सूर्य से कंपेयर करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज तो क्या है? एक लव सॉन्ग पोएम है, या अगर लव सॉन्ग ऑप्शन में ना हो तो आप इसको लिरिक को चयन कीजिएगा, सिलेक्शन कीजिएगा। व्हाट कैन नॉट मैन ऐड व्हेन हिज फॉर्च्यून इज गुड, यानी अच्छे समय में मनुष्य क्या नहीं जोड़ पाता है? तो एन आर, यानी एक पल या एक घंटा जोड़ नहीं पाता है। ठीक है, एक पल या एक घंटा नहीं जोड़ पाता है। चलिए, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम यहाँ पर रखे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? 2 ऑप्शन है, जॉन किट्स या जॉन डन। आज के सेशन में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।